चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का हम लोग एमसीक्यू चलिए देखते हैं कि व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। आंसर होगा 1789। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। चूँकि राइज ऑफ नेशनलिज्म में पहला टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी पढ़ना है, तो इसको हम लोग एक बार ज़रूर देख लें। What was the political situation in France at the time of democracy and at the time? तो उस दौरान जब 1789 में चल रहा था वहाँ पे विद्रोह, तो उस समय पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था? तो उस समय था एब्सोल्यूट मोनार्की। और उस समय मोनार्की में राजा का नाम क्या था? तो राजा का नाम था लुइस 16। What emphasized the notion of a united community enjoying equal right under a constitution? तो अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का यूनाइटेड कम्युनिटी को इम्फेसाइज करने का काम किया जा रहा था? तो वो था ला पार्टी यानी द फादरलैंड एंड ले सिटियन यानी द सिटीजन। हाउ मेनी कलर डिड द न्यू फ्लैग हैव? फ्रांस का जो न्यू फ्लैग था उसमें कितना कलर था? तो ट्राई कलर था। बाय हुम वाज द स्टेट जनरल इलेक्टेड? तो आंसर होगा एक्टिव सिटीजन। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद वहाँ जो गवर्नमेंट बनी, प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसने वहाँ के जनता को दो भागों में बांट दिया था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन के पास ही केवल अधिकार था कि वो वोट दे सकता था। व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ स्टेट जनरल? स्टेट जनरल का नया नाम क्या रखा गया? नेशनल असेंबली। व्हाट एक्शन वेयर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन? राष्ट्र के नाम पे कौन से एक्शन लिए गए? तो राइम्स कंपोज किए गए, ओथ लिया गया, एंड मार्टायर्स कमोमोरेटेड, एंड कस्टम ड्यूटीज वेयर एबोलिश्ड। व्हाट टाइप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेटअप? तो वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज एंड विच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन? तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंच। फ्रांस की भाषा फ्रेंच हो गई। एंड व्हाट मिशन डिड द रिवोल्यूशनरी डिक्लेयर एज द डेस्टिनी टू द फ्रेंच पीपल? तो टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। तो रिवोल्यूशनरी लोगों का ये काम था। व्हाट हैपन व्हेन द न्यूज़ ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप? क्या हुआ जब फ्रांस का जो न्यूज़ था, फ्रांस में बदलाव का जो न्यूज़ है पूरे यूरोप में गया, तो स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगैन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। तो यूरोप के अलग अलग देशों में जैकोबिन क्लब का फाउंडेशन होना शुरू हो गया। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ जैकोबिन क्लब? तो जैकोबिन क्लब का क्या पर्पस था? तो इसका आंसर हो जाएगा टू होल्ड एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स, यानी कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ को ये ऑर्गेनाइज करता था, कैंपेन ऑर्गेनाइज करता था। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज एंड कैंपेन हेल्ड एट जैकोबिन क्लब? तो आंसर हो जाएगा प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी टू मूव टू डिफरेंट कंट्रीज। विच कंट्रीज डिड द फ्रेंच आर्मी मूव इनटू? कौन कौन से कंट्री में फ्रेंच आर्मी गया जहाँ पे लिबरेट करवाया उसको? तो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली, मच ऑफ इटली। व्हाट आइडियाज डिड द फ्रेंच आर्मी कैरी अब्रॉड थ्रू द रिवोल्यूशनरी वार्स? तो आंसर हो जाएगा नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो पूरे यूरोप में फैलाने का काम किया। व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द टेरिटरी दैट वाज अंडर हिज कंट्रोल? तो आंसर हो जाएगा सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी रिफॉर्म। तो नेपोलियन ने कई सारे रिफॉर्म
इंट्रोड्यूस किए। व्हाट टाइप ऑफ रूल वाज कैरीड आउट इन फ्रांस ड्यूरिंग नेपोलियंस टाइम? किस तरीके के रूल्स जो हैं वो कैरी आउट किए गए नेपोलियन के समय में? तो मोनार्की को इसने बढ़ावा दिया, आंसर हो जाएगा इसका मोनार्की। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड इन फ्रांस। नेपोलियन ने क्या डिस्ट्रॉय किया फ्रांस में? तो फ्रांस में उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो 1789 के बाद वहाँ पे शुरू हुआ था। What did Napoleon do to make the system efficient and rational in France? तो in the administrative field, he had incorporated revolutionary principle. What was the civil code of 1804 also known as? ये सिविल कोड क्या था? तो इसको चूंकि नेपोलियन ने लाया था इसलिए द नेपोलियनिक कोड के नाम से भी इसे जाना जाता है। What did the code of 1804 bring about? तो 1804 का जो ये सिविल कोड आया, नेपोलियनिक कोड आया, उसके द्वारा कुछ ऐसे कार्य क्या क्या किए गए? तो डिड अवे विद द ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। बर्थ के आधार पे जो भी प्रिविलेज था सबको खत्म कर दिया। और इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। विच रीजन्स वाज द सिविल कोड एक्सपोर्टेड टू? तो सिविल कोड कहाँ कहाँ तक लागू किया गया, ये पहुँचा? तो डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में और फिर जर्मनी में। What did Napoleon do in the rural area of these regions? Then simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial due. Manorial due से लोगों को आज़ादी मिल गई, यानी कि किसी भी तरीके का जो पहले से उनके ऊपर टैक्स का ड्यू था वो सब खत्म कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। सर्फडम से किसानों को आज़ादी मिल गई और सिंप्लीफाइड किया गया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न करके देश में शासन चलाना। व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन ब्रिंग अबाउट इन टाउन? तो टाउन में क्या क्या चेंजेस लाया? तो जो गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शंस था, यानी व्यापारियों के समूह के द्वारा जो नए व्यापारियों को एंट्री मनाही कर दी गई थी उसको रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड। पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम। नेक्स्ट है इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप What was the status of Germany, Italy and Switzerland? तो 18th सेंचुरी की बात हो रही है। उस समय ये सारे जो थे वो दे वेयर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कॉन्टन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। व्हेन डिड नेपोलियन इन्वाइडेड इटली? तो इसका आंसर हो जाएगा 1797। विच टेरिटरी वेयर इंक्लूड अंडर द हैब्सबर्ग एम्पायर? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पाइन रीजन, द टायरोल, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड द सुडेटनलैंड, बोहेमिया, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट? तो ये 19th सेंचुरी हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज लिबरलिज्म? तो लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर meaning free freedom for the individual and equality for all before the law. What is suffrage? Suffrage का मतलब है right to vote. In revolutionary France, the right to vote and to get elected was granted exclusively to a property owing man. इसका आंसर है property owing man, जिनके पास प्रॉपर्टी था उनके पास ही वोट देने का अधिकार था। ए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833
फ्रॉम हैमबर्ग टू न्यूरमबर्ग, ये जर्मनी की बात हो रही है, सेल हिज गुड्स हैड टू पास थ्रू। तो 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग जाने में अपने सामान को बेचने में कितने तरह का ड्यूटीज देना पड़ता था उनको? तो 11 कस्टम बैरियर्स था, 11 बार उनको टैक्स देना पड़ता था। When was the custom union or Zollverein formed at the initiative of Persia and joined by most of the German state? तो कस्टम यूनियन ये जो है जोल्वेरीन, वो फॉर्म्ड हुआ था पर्सिया में, कब? 1834 में। वाट डिड द कस्टम यूनियन और जोल्वेरीन डू? इसका काम क्या था जोल्वेरीन का? तो ये कार्य करता था कि एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू 2। तो इसका जो काम हुआ, उसने टैक्स बैरियर को ख़त्म करवाया और जो 32 तरह का 30 तरह का 30 टाइम्स यानी कि 30 तरह का जो करेंसी चल रहा था उसको घटा के 2 करवाया। व्हेन वाज नेपोलियन डिफीटेड? तो 1815 इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म किसे कहते हैं, क्या है ये? तो इसको रूढ़िवादी बोला जाता है। मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली, ये सब को बचाने की बात, ये सब के अनुसार चलने की बात, पुरातन संस्थाओं के हिसाब से चलने की बात कंजर्वेटिज्म करता है, यानी इट शुड बी प्रिजर्व्ड। When did the Treaty of Vienna take place and who were the participants? तो ट्रीटी ऑफ वियना का नाम आपने सुना होगा। मेटर्निक उसका चेयरपर्सन था। 1815 में ये हुआ था। ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया ने भाग लिया था और इसी ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था आर्क ड्यूक मेटर्निक, वो इसका चेयरपर्सन था। हु वाज जोसेफ मौज़नी? व्हाट डिड ही डू? जोसेफ मौज़नी कौन था और उसने क्या किया? तो ये एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था। उसने यंग यूरोप और यंग इटली का फाउंडेशन किया था और इसका लक्ष्य था कि इटली का यूनिफिकेशन किया जाए। हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड? यानी जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप की सर्दी हो जाती है, ये किसने कहा था? तो ये मेटर्निक ने कहा था। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड एट द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832? तो कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी 1832 में हुई थी। उसमें क्या हुआ था? तो ग्रीक को रिकॉग्नाइज किया गया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कि यहाँ से ऑटोमन एम्पायर से ये ग्रीक जो है अपने आप को आज़ाद कर लिया, अलग कर लिया। इन विच ईयर डिड लुइस फिलिप फ्ली एंड द नेशनल असेंबली वाज प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक? तो ये हो जाएगा 1848। लुइस फिलिप देश छोड़कर भाग गया और नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया 1848 में। When Persia took on the leadership of movement for national unification, who was the chief architect of the movement? तो पर्सिया का जो मूवमेंट चला था यूनिफिकेशन का, उसका जो लीडर था, यानी जर्मनी के यूनिफिकेशन का लीडर, उसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। हाउ मेनी वार्स ओवर 7 ईयर Austria, Denmark and France ended in Persian victory and complete the process of unification? तो यहाँ नाम दिया हुआ है 7 साल में 3 युद्ध लड़ा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, और उसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है फाइनली प्रोसेस्ड हुआ। इन जनवरी 1871 हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पेरर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल? तो वर्साइल, ये फ्रांस का वर्साई का पैलेस, जहाँ पे जर्मनी का एम्पेरर काइजर विलियम फर्स्ट, जिसको जर्मनी का राजा घोषित किया गया, और 18 जनवरी 1871 में
जर्मनी का यूनिफिकेशन की घोषणा कर दी गई। Who had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic in the 1830s? तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ मौजिनी, ग्यूसेपे मौजिनी। तो इसने 1830 में इटालियन रिपब्लिक को यूनाइटेड करने के लिए, यूनिफाइड करने के लिए कई सारे कोहेरेंट प्रोग्राम चलाए। इन 1861 हु वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अब यहाँ देखिएगा कि जब जर्मनी की बात करें थे तो 1871 में उसका प्रोक्लेम्ड हुआ जनवरी में। उससे 10 साल पहले ही 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को इटली का राजा घोषित कर दिया गया था और इटली का यूनिफिकेशन हो चुका था 1861। 1847, क्वेश्चन नंबर 47 is perhaps the most celebrated of Italian freedom fighter 1807 to 82, ये इसका लाइफ स्पेन दिया हुआ है। तो ये लाइफ स्पेन है जोसेफ गैरीवाल्डी का। ये भी एक मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर्स थे। विच एरिया वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871? तो जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद का जो समय देखते हैं वो बाल्कन का एरिया जो है वो काफ़ी नेशनलिस्ट टेंशन में रहता है और यहाँ सबसे ज़्यादा नेशन स्टेट बनने की घटना होती है, आपस में देशों की लड़ाई होती है। तो ये है बाल्कन स्टेट। ईच पावर रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन वाज कीन ऑन काउंटिंग द होल्ड of other power over the Balkans. This become one of the major region for। तो यहाँ पे कह रहा है कि बाल्कन का जो क्षेत्र था वो जो छोटे छोटे स्टेट्स बन रहे थे उस सभी पे रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी ये सब उस पर कब्जा करना चाहता था। तो इसके कारण एक टेंशन वहाँ हो गया और वो किस चीज़ को जन्म दिया? तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार को जन्म दिया। When was Ireland forcibly incorporated into the United Kingdom? अब कह रहा है यूनाइटेड किंगडम जो में आयरलैंड को कब मिला लिया गया? तो 1801 में। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो अगले बार देखेंगे कि और भी क्वेश्चंस को हम साथ में रखें। धन्यवाद।